पूरी दुनिया की नज़र इस समय रूस के द्वारा यूक्रेन पे किए जा रहे हमले पर है और इस पर तमाम देश अलग अलग तरह की राय रखते हैं और पश्चिमी देशों और स्पेशली यूरोपीय यूनियन और ग्रेट ब्रिटेन, अमेरिका जैसे देश जो है कि इस कृत्य के मतलब रूस के इस कार्य से वो लोग बहुत ज़्यादा जो है कि असंतुष्ट हैं और इनकी वजह से इसकी वजह से ये लोग जो है कि रूस पर नियंत्रण करने के लिए तमाम तरह के रास्ते सोच रहे हैं। तो उन रास्तों में आप लोग हम लोग देखते हैं कि एक स्विफ्ट भी एक रास्ता हो सकता है क्या? इसको समझने का प्रयास करेंगे। क्या अर्थव्यवस्था की इसके मतलब इसकी अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर सकता है ये सिस्टम, ये प्रणाली जो स्विफ्ट है, यह क्या प्रभावित कर सकता है रूस की अर्थव्यवस्था को? और आप लोग देखेंगे कि रूस की प्रतिक्रिया क्या हो सकती है, इसके बारे में हम संक्षिप्त में और समझने का प्रयास करेंगे। तो हम आप सभी को बता दें कि यह जो है स्विफ्ट एक क्या है, एक सिस्टम है, एक प्रणाली है जो मैसेजिंग का काम करती है। सीधा सा समझिएगा, एक सिस्टम है जो मैसेजिंग का काम करती है। अब हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि मैसेजिंग किस संदर्भ में होता है। तो मैसेजिंग कई संदर्भ में होता है। वित्तीय संदर्भ में भी हो सकता है, इस बात को समझिएगा। वित्तीय संदर्भ में भी हो सकता है कि इंटरनेशनल जो फंड ट्रांसफ़र होते हैं या किसी चीज़ का लेन देन हो रहा है, व्यापार हो रहा है, तो वहाँ पर ये स्विफ्ट जो है एक थर्ड पार्टी के रूप में इसको संभव बनाती है। एक सुरक्षित और मतलब बहुत ही विश्वसनीय सुरक्षित ये एक सिस्टम है। तो देखिए, इस सिस्टम को हम लोग बहुत सरल तरीके से समझेंगे कि जैसे हम आप सभी को बता दें, इसका पूरा नाम है सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फिनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। पहले क्या होता था कि 1973 से पहले टेलेक्स काम करता था। कोई संदेश, एक देश दूसरे देश को कोई संदेश भेजना चाहता था, किसी भी प्रकार का संदेश, तो टेलेक्स के माध्यम से 1973 में टेलेक्स के माध्यम से काम होता था। लेकिन 1973 में ही स्विफ्ट को स्थापित किया गया। यूरोपीय यूनियन के देश और अमेरिका, तमाम ऐसे देश, G10 जिसको आप कहेंगे, ये तमाम देश मिलकर 1973 में इसकी स्थापना किए। और इसमें किन किन बैंकों का मुख्य रोल रहा आपको बता दें। नेशनल बैंक ऑफ बेल्जियम, इसको देख लीजिएगा सभी लोग। दूसरा है यूएस फेडरल रिजर्व सिस्टम, यूरोपीय सेंट्रल बैंक, बैंक ऑफ इंग्लैंड और बैंक ऑफ जापान। इस तरह से कुछ ऐसे देशों की बैंक हैं जो एक सहकारी कहा जाए कि जैसे हम इसको कह सकते हैं सदस्य स्वामित्व सहकारी समिति एक तरह से इस तरह से काम करती है। और ये है कहाँ पर? ब्रुसेल्स में है। इसको याद रखें, ब्रुसेल्स में। अब ब्रुसेल्स कहाँ, किसकी राजधानी आप सभी लोग जानते ही होंगे, बेल्जियम की राजधानी है ब्रुसेल्स, यहीं पे इसका मुख्यालय है। अब ये बैंक, ये 1973 से ये जो सिस्टम है स्विफ्ट, जो सिस्टम, हम अभी इसको समझाएंगे किस तरह से काम करता है, कि यह सिस्टम 1973 से काम करना शुरू किया। प्रारंभ में तो ये लिखित सारी चीज़ें इधर से उधर होती थी इसके माध्यम से, लेकिन अब जो है सारी चीज़ें जो है एक कोड के माध्यम से इधर उधर होता है। अब हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि इसमें लगभग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखा जाए तो 200 देश इससे संबंध है, मतलब 200 देशों का संबंध है इससे। और लगभग 11,000 वित्तीय संस्थान एवं कंपनियां इससे जुड़ी हुई हैं। 11,000,
लगभग 40 मिलियन मतलब मैसेज इधर उधर पर डे हो जाता है। 40 मिलियन हो सकता है, 40 मिलियन मैसेज या संदेश इधर उधर हो सकता है। मतलब ये इंटरनेशनल ट्रांसफ़र है, मतलब फंडिंग ट्रांसफ़र या मैसेज जो कुछ भी है इंटरनेशनल स्तर पे सारी चीज़ें होती हैं। तो यह एक विश्वसनीय है, बहुत सुरक्षित है। इसके माध्यम से कैसे होता है इसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो हम दोबारा इस चीज़ को आप सभी को बता देना चाहते हैं। स्विफ्ट का पूरा नाम है सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। यह एक प्रणाली है, एक सिस्टम है, और यह प्रणाली जीमेल की तरह काम, एक तरह से जीमेल जिस तरह से हम लोग को एक कोड के माध्यम से हमको मिलता है सूचना, और फिर हम वह सूचना भेजना चाहें उनके पास, दूसरा जो मतलब एक थर्ड पार्टी के रूप में जीमेल है, और दो पक्षों के बीच सूचना आदान प्रदान जो होती है यह जीमेल करवाता है। तो वो उसी तरह से इसमें भी सारी चीज़ें होती हैं। हम इसको समझने का प्रयास करेंगे किस तरह से भुगतान में ये किस तरह से सहयोग करती है, यह सिस्टम किस तरह से सहयोग करता है भुगतान में, व्यापार में, और मुद्रा विनिमय में किस तरह से ये सहयोग करता है। तो आप लोग देखेंगे तो आसानी से समझ जाएंगे, और इसके बाद हम लोग देखेंगे कि रूस की अर्थव्यवस्था पे किस तरह का असर इस पर पड़ेगा। तो देखिए, अगर इतना सभी लोग समझ गए हों, एक बार बता दें 1973 में स्थापित किया गया सदस्य स्वामित्व सहकारी समिति है ये स्विफ्ट। इसमें लगभग 200 देश शामिल हैं, और उन 200 देशों की 1000 वित्तीय संस्थान कंपनियां इसमें शामिल हैं। इसका संचालन मुख्यतः G10 और यूरोप की तमाम ऐसे बैंक हैं, जैसे नेशनल बैंक ऑफ बेल्जियम, USA फेडरल रिजर्व सिस्टम, तीसरा है आपका यूरोपीय सेंट्रल बैंक, बैंक ऑफ इंग्लैंड, बैंक ऑफ जापान। इस तरह के कुछ बैंकें हैं जो इस पर काम करती हैं, इनसे जुड़ी हुई हैं सदस्य के रूप में, और संचालन यही लोग करते हैं। तो देखिएगा किस तरह से ये करेंगी, और इसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, स्विफ्ट के अंतर्गत अगर हम बात करें कि अगर मान लीजिएगा कि भारत जैसे देश में कोई कंपनी है, और किसी जर्मनी जैसे देश की किसी कंपनी से कोई माल मंगाना चाहती है। अगर मान लीजिए भारत है और ये जर्मनी है, तो जर्मनी से कोई कच्चा माल या कोई विनिर्मित वस्तु कुछ भी मंगाना चाहे, और ये भारत की ए कंपनी है और यहाँ की बी कंपनी है, कुछ मंगाना चाहे, तो ये कच्चा माल या विनिर्मित वस्तु भुगतान करेगी, तो भाई एक कंपनी भुगतान करेगी तभी तो ऐसा होगा। तो इसके लिए क्या होगा कि ये जो स्विफ्ट है यहाँ पर ये थर्ड पार्टी के रूप में हो। अब यहाँ पर पैसा ऐसा कुछ जमा नहीं कर, मतलब ये सब कुछ नहीं है। बस देखिए काम कैसे करता है आपको बताते हैं हम, कि ये जो कंपनी है, अगर इससे डिमांड की है, इसको पैसा चाहिए, इसका भुगतान होना चाहिए। तो भुगतान कैसे होगा कि ये कंपनी अगर स्विफ्ट से जुड़ी हुई है, चलिए ठीक है, कंपनी अगर जुड़ी है तो ये सीधे इसके पास रुपया को देगी, और ये क्या करेगा, रुपए को, भाई अंतर्राष्ट्रीय स्तर की मुद्रा क्या है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की मुद्रा है डॉलर, तो उस रुपए को डॉलर में कन्वर्ट करेगा। ये सिस्टम है, डॉलर में कन्वर्ट करेगा। फिर डॉलर को जर्मनी को मान लीजिए यूरो है, तो डॉलर को फिर किस में कन्वर्ट करेगा, यूरो में। तो ये यहाँ पर एक क्या है कि ट्रांसफ़र जो फंड है वह एक मंच की तरह काम, मतलब मैसेज की तरह, यहाँ अगर ये कंपनी है और कंपनी यहाँ से कुछ खरीदना चाहती है तो भुगतान करना होगा। तो भुगतान कैसे होगा, इस स्विफ्ट सिस्टम से होगा। स्विफ्ट सिस्टम में क्या होगा, आप लोग जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे व्यापार की जो मान्य मुद्रा है वो डॉलर है। तो यहाँ पर ये रुपया लेकर जाएगा, मतलब रुपया इसको देगा, तो ये जो है इस कंपनी का जो रुपया है वो डॉलर में क्या करेगा, कन्वर्ट कर देगा। फिर डॉलर को यूरो में कन्वर्ट करेगा, तो ये इसको भुगतान कर देगा एक कोड के माध्यम से, जो स्विफ्ट कोड कहा जाता है, उसके माध्यम से भुगतान होगा। अगर मान लीजिए इस कंपनी का इसमें ये सदस्य नहीं है, तो यह कोई भारत की ऐसा कोई बैंक है तो उसको कहेगा, भारत के बैंक को कहेगा। तो ये क्या करेगा कि ये यहाँ पर रुपया लेकर जाएगा, और मतलब रुपया उसको ट्रांसफ़र करेगा,
और वह रुपया फिर डॉलर में वो ट्रांसफ़र कर देगा। तो वहाँ पे जो ट्रांजेक्शन टैक्स एक तरह से कहा जाए शुल्क लगाता है। यहाँ पर जो मतलब मुद्रा का जो अदला बदली कर रहा है, यहाँ पर वो शुल्क लेगा और फिर कन्वर्ट कर देगा डॉलर में, डॉलर से फिर कन्वर्ट कर देगा यूरो में। अगर मान ली इसका भी इसमें ये सदस्य नहीं है इसमें, तो यह भी अपने किसी ऐसे बैंक का जो इसका सदस्य है, तो उसके माध्यम से ये सारी चीज़ें होंगी। तो यहाँ पर ये जो ट्रांसफ़र कर रहा है इसका भी याद रखिएगा, इसका भी शुल्क लगेगा, और यहाँ पर जो ये कर रहा है यह भी शुल्क लगेगा। तो इस तरह से हम लोग समझे कि किस तरह से एक स्विफ्ट कोड के माध्यम से पैसे का भुगतान एक स्थान से दूसरे स्थान पर हो जाता है। अगर मान लीजिएगा कि मुद्रा का विनिमय करना है, मुद्रा का विनिमय, तो इसी तरह से मुद्रा का भी विनिमय हो जाएगा। व्यापार, भुगतान, सारी चीज़ें इस मंच। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सिर्फ मैसेज का आदान प्रदान हो रहा है, ये इसको दे रहा है और फिर इसको दे रहा है। तो यहाँ पर सुरक्षित और मतलब विश्वसनीय तरीके से सारी चीज़ें यहाँ पर इस सिस्टम से सारी चीज़ें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे ये इसी तरह से चलता है। जैसे हमने बताया कि 11,000 वित्तीय संस्थान या कह लीजिए आप लोग बैंक जो है और कंपनियां इसके सदस्य हैं, लगभग 200 देश इससे जुड़े हुए हैं, और ये सारा ट्रांसफ़र एक तरह से कहा ट्रांजैक्शन, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन इस तरह से चलता रहता है। अगर अब देखिएगा, अगर रूस को इस स्विफ्ट से अलग कर दिया जाएगा तो आप लोग दिमाग लगाइएगा, यदि रूस को इससे अलग कर दिया जाएगा तो आप जानते हैं सभी लोग कि यहाँ पर खनिज तेल, प्राकृतिक गैस और धातु के अंतर्गत जो भी ले लीजिए, मतलब धातु जो ये निर्यात करता है, अगर ये अंतर्राष्ट्रीय इस प्रणाली से, इस सिस्टम से हट जाता है बाहर रूस, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के व्यापार से ही कट जाएगा वो, क्योंकि मुद्रा का जो लेन देन वाला सिस्टम है उसका समाप्त हो जाएगा। बात को समझिएगा, क्योंकि ये यहाँ पर पैसा जमा तो नहीं होता है, सारी चीज़ें मैसेज के माध्यम से आदान प्रदान होती है। तो अगर ऐसा होता है, 2014 में भी इस तरह से जब क्रीमिया पर यह अधिकार किया था रूस, तो ये स्विफ्ट से बाहर कर दिया गया था। अमेरिका के प्रयास से स्विफ्ट से बाहर कर दिया गया था, याद रखिएगा, स्विफ्ट से बाहर कर दिया गया था। तो लगभग 1.5% जो है इसका व्यापार प्रभावित हुआ, इस तरह से कुछ था। तो अगर इस तरह से होता है तो ये इसकी अर्थव्यवस्था, क्योंकि जब आप बताइएगा, अगर आप रूस से कुछ चीज़, प्राकृतिक गैस हमको मंगाना ही है, तब हम भुगतान करेंगे तभी मंगाएंगे। तो या तो ये संभव हो सकता है कि दोनों देश आपस में समझौता करके कि भैया चलो हम आप रुपया देते हैं और रूबल, मतलब रुपया रूबल में कन्वर्ट हो जाए, तो यहाँ से तो हो सकता है, ये आसान हो सकता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो ये दो देशों के बीच की समझौता समझ की बात होगी। ऐसा अगर नहीं होता है तब जो है समस्या रूस के समक्ष होगी कि इसका माल बिकेगा नहीं। तब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तब इसके रूबल का डिमांड भी घटेगा, और रूबल का जब डिमांड घटेगा तो इसका मूल्य बहुत तेज़ी से नीचे होगा। जैसे कि आप सभी को बता दें कि संभवतः आज ही वह ब्याज दर बढ़ा दिया ताकि रूबल का मूल्य नीचे न गिरने पाए। इस बात को समझे रहिएगा। तो मूल्य तेज़ी से गिरेगा, तो यहाँ पर इसके लिए चुनौती हो सकती है। ये चुनौतीपूर्ण होना भाई स्वाभाविक है। इसका व्यापार, इसकी जीडीपी, ये सारी चीज़ें प्रभावित होंगी। अब बात करते हैं कि ये तुम्हारी रूस की अर्थव्यवस्था प्रभावित होगी, तो क्या कोई वैकल्पिक इस तरह से वित्तीय संदेश प्रणाली या सिस्टम, मैसेजिंग सिस्टम विकसित किया है? हाँ, 2014 में वित्तीय संदेश प्रणाली कुछ विकसित किया था, और चीन भी जो है स्विफ्ट के तर्ज पर, वहाँ चीन भी इस तरह से विकसित कर रहा है। कभी इंटरनेशनल स्तर पे अगर इस तरह का कोई मतलब अगर उसके ऊपर प्रतिबंध या आर्थिक नाकेबंदी की इस तरह से प्रयास की जाती है, तो उसमें वह चीन उसी तरह से यह भी विकल्प के रूप में ये जो है कि विदेश वित्तीय संदेश प्रणाली का विकास 2014 में किया था, लेकिन बहुत सीमित। वह इंटरनल ही उसका ट्रेड डेवलप हो पाएगा, इंटरनेशनल पे नहीं। हाँ, हमने बताया कि अगर मान लीजिएगा कि दो देशों के बीच आपसी समझौता हुआ है तो वहाँ पर इनके बीच हो सकता है एक चीज़। अच्छा, रूस की प्रक्रिया क्या हो सकती है इसके, अगर इस तरह से स्विफ्ट से इसे बाहर किया जाता है तो रूस की प्रक्रिया क्या हो सकती है?
रूस की प्रतिक्रिया यह हो जाएगी, देखिएगा ध्यान से, रूस की प्रतिक्रिया यह होगी कि यह कई स्तर पे काम मतलब यह कर सकता है। जैसे हम आपको बताएं कि बहुत, जैसे आप ये मतलब इसको बाहर कर देना तुरंत इतना आसान नहीं है, क्योंकि यूरोपीय देश जो है, स्पेशली पश्चिमी यूरोपीय देश, इसके प्राकृतिक गैस पे उनकी निर्भरता लगभग 40% ये गैस, प्राकृतिक गैस का आपूर्ति रूस ही कराता है। अगर ऐसा वो लोग करेंगे तो सबसे बड़ी चुनौती, समस्या उन्हीं के समक्ष खड़ी होगी। तो ये बात याद रखिएगा, इसको लगाने से पहले वो लोग अच्छे से उस पर काम करेंगे तभी होगा। और हालांकि रूस को रोकने का कोई इस समय विकल्प किसी के समक्ष दिखाई नहीं दे रहा है, कि जिस तरह से वो लगातार यूक्रेन को नेस्तानाबूद करता चला जा रहा है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो दबाव बनाना चाहिए वो कई स्तर पे लोग कर रहे हैं, लेकिन रूस जो है किसी का सुन नहीं रहा है। रूस की प्रतिक्रिया क्या हो सकती है? तो रूस की प्रतिक्रिया के संदर्भ में हम छोटी सी बात बता दें आप सभी को कि यह एक कहा जा रहा है कि आप सभी लोग जानते होंगे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का नाम सुने होंगे। इसके बारे में हम कभी विस्तार से आप सभी को अच्छे से समझाएंगे। यह निचली कक्षा में है, पृथ्वी के निचली कक्षा में, माने 4000 किलोमीटर के लगभग यह चक्कर लगा रहा है। 4000 किलोमीटर के ऊपर चक्कर लगा रहा है। तो 4,000 नहीं, 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर, मतलब निचली कक्षा का मतलब यही है। 4000 नहीं, 400, और 400 से 2000 आप सभी लोग जानते ही हैं, यह जो है मध्य कक्षा के, उसके ऊपर 2000 से 36,000 किलोमीटर के बीच में जो है मध्य कक्षा, और उसके ऊपर जो है कि सबसे ऊपरी कक्षा होती है जहाँ पर भू स्थिर सैटेलाइट स्थापित किया जाता है। उस पर हम एक दिन इस पर चर्चा करेंगे। तो देखिए, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, यह पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है। और पृथ्वी का चक्कर जो लगा रहा है, तो चूंकि हमने बताया कि यह जहाँ से चक्कर लगा रहा है 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर, वहाँ पर शून्य गुरुत्वाकर्षण नहीं है। और शून्य गुरुत्वाकर्षण नहीं है तो इसको ऊर्जा की ज़रूरत होगी, जाहिर तौर पे ऊर्जा की ज़रूरत होगी। तो ध्यान दीजिएगा, ऊर्जा की जब ज़रूरत होगी तो इस ऊर्जा की आपूर्ति, माने इसके अगर दो भागों को कर दिया जाए स्टेशन को, तो ये जो इंटरनल सब देख रेख है ये अमेरिका का काम है, यह अमेरिका देखता है। जबकि इसके प्रणोदन, जिसको हम मोटे तौर पे ईंधन कह सकते हैं, प्रणोदन आपूर्ति जो है ये रूस करता है, क्योंकि रूस भी इसमें शामिल है और यूएसए भी शामिल है, कई देश इसमें शामिल हैं, इंटरनेशनल जो स्पेस स्टेशन है। तो कहा जा रहा है कि अगर रूस प्रणोदन देना बंद कर देगा तो इसके लिए, ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए समस्या हो जाएगी। अगर वो इस तरह से करता है तो मतलब ये गिरने की नौबत आ जाएगी इसकी। तो ये सारी चीज़ें, तो ये चुनौती इस तरह से प्रस्तुत कर सकता है रूस, माने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के माध्यम से प्रस्तुत कर सकता है। फिर अभी तो बंद नहीं किया है, यूरोपीय देशों को नेचुरल गैस आपूर्ति करना बंद नहीं किया है, उस पर काम कर सकता है और अन्य तरह से दबाव डाल सकता है। और उसके पास देखिए, उसके पास परमाणु बम के जखीरे हैं, उसके पास कमी नहीं है, हथियारों की कमी नहीं है, तो वो हर स्तर पे काम कर सकता है। लेकिन हमारा उद्देश्य जो आज समझाने का था कि इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे वित्तीय प्रणाली से किस तरह से अलग थलग किया जा सकता है। तो अगर आप सभी लोग को समझ में अगर आ गया हो कि जैसे एक देश दूसरे देश से कोई चीज़ मंगाना चाहता है, तो ये स्विफ्ट जो है एक मैसेजिंग का काम करती है। ये जो सिस्टम है एक मैसेजिंग का काम करती है, वो मुद्रा का विनिमय में सहयोग करती है, भुगतान में सहयोग करती है और ट्रेड में सहयोग करती है। यही स्विफ्ट है। और इसको हम लोग अगर समझ में आया हो तो आप लोग अपना प्रतिक्रिया कमेंट, जिसको आप कमेंट कहते हैं, ज़रूर कर दीजिएगा। तो नमस्कार, जय हिंद। फिर आप सभी के बीच हम जो है किसी नए विषय के साथ और उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।